नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, अभी तक हमने एन फैक्टर के कैलकुलेशंस पढ़े थे, बैलेंसिंग पढ़ी थी और डिफरेंट वेज में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, मतलब क्या है। ठीक है, टाइट्रेशन इज नथिंग, जैसे बोलते हैं एक इंडिकेटर्स हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा टाइट्रेंट और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका हमको कंसंट्रेशन मालूम है, उसको हम यूज करते हैं और फाइनली रिएक्शन होती है। तो जैसे यदि एसिड बेस टाइट्रेशन की यदि बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल दीजिए कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो टाइट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको थ्योरी वाइज भी हमें मालूम होना चाहिए। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बीकर रहेगा, बीकर में आपका एसिड या बेस हो सकता है, ऊपर से ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है जिसका कंसंट्रेशन आपको मालूम रहता है। ठीक है, तो जनरली अपन जो ब्यूरेट में लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका कंसंट्रेशन हमें मालूम रहता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या है, जब आपके मिली इक्विवेलेंट, सपोज एसिड और बेस जो है, एसिड बेस का टाइट्रेशन हो रहा है, तो जब आपके इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट जो भी आप लेते हैं, तो जब मिली इक्विवेलेंट एसिड के बेस के बराबर हो जाते हैं तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, या हम ये कहेंगे कि एट इक्विवेलेंट पॉइंट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस आर इक्वल, वेयर द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इट इज कॉमनली नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक, एंड इट इज वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो क्या लिखेंगे, कॉमनली नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या है, यूज टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एसिड amount of acids, bases or salts। of weak acids or
of weak acids or bases in an unknown sample. ठीक है, तो दीज वेर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको टाइट्रेशन में मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन नोन कंसंट्रेशन का हम बीरेट में लेते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपके मिली इक्विवेलेंट एसिड के मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर हो जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या बताया कि इट इज कॉमनली नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। इट इज वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस इन एन अननोन सैंपल। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और है, वो कहलाता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि एंड पॉइंट है, मतलब यहां पे जो है रिएक्शन आपकी फिनिश हो जाती है और फर्दर रिएक्शन और नहीं होती। तो एंड पॉइंट्स को भी लिखते हैं। End point, the point where titration is complete. ठीक है, तो ये हमारे जनरल टर्म्स हो गए। अब जब टाइट्रेशन करते हैं तो इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स के बाद में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। एक होगा मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड वन विल बी द फिनोप्थलीन। So our next heading is indicators. अब इंडिकेटर्स क्या है? दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसेस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, they are weak organic or bases, acids or bases। ठीक है, it indicates the end point of the reaction and after the end point no further reaction will take place। तो क्या हुआ? indicates the end point of the reaction after the end point there is no scope of reaction। थर्ड क्या है? ईच इंडिकेटर विल हैव इट्स ओन पीएच रेंज। हर इंडिकेटर की अपनी पीएच रेंज होती है। सो ईच इंडिकेटर हैज इट्स ओन पीएच रेंज in which it can change its color
which it can change its color due to the conversion of beta form into Q form or from Q form into beta form. Into beta form. ठीक है, these were the points regarding the indicators. पहला पॉइंट क्या था? They are weak organic acids or base. फिर क्या था? It indicate the end point of the reaction and after reaching the end point there will be no scope of any further reaction. थर्ड पॉइंट क्या था कि each indicator has its own pH range and it can change its color due to conversion of beta form into Q form or Q form into beta form. So these were the points regarding the indicators. अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स कौन सी यूज करते हैं. तो जो मेन है हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. इंडिकेटर्स, ठीक है. तो इंडिकेटर्स की बात करते हैं. तो हमारे जो मेन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ पॉइंट्स जानते हैं और आगे फर्दर देखते हैं. फिनोक्सिलिन की बात करते हैं. तो इंडिकेटर्स में फर्स्ट हमारा क्या है? फिनोक्सिलिन. HPH से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है. फिनोक्सिलिन आपका क्या है? वीक ऑर्गेनिक एसिड है. इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड. सेकेंड क्या है? इसका जो पीएच रेंज है 8 to 10 होता है. पीएच रेंज इज 8 to 10. Next is it is colorless in acidic medium and shows pink color in basic medium. So this was all about phenoxylin. वीक ऑर्गेनिक एसिड है, पीएच रेंज 8 to 10 है इसकी, ठीक है. कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है. नेक्स्ट वाला देखते हैं मिथाइल ऑरेंज. Next is methyl orange.
MUH से डिनोट करेंगे। ठीक, ये आपका वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। पीएच रेंज जो इसकी है वो क्या है, 3.5 to 4.5। ठीक है, इट इज shows red color in acidic medium, shows red color in acidic medium, and shows येलो कलर इन बेसिक मीडियम। तो मिथाइल ऑरेंज की बात हो गई, वीक ऑर्गेनिक बेस है, पीएच रेंज 3.5 से 4.5, शोज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम एंड शोज येलो कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, टाइट्रेशन की बात करते हैं अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन क्या है। हमारे टॉपिक में जो है एसिड बेस टाइट्रेशन है, देन बैक टाइट्रेशन है, एंड फाइनली द डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन एंड IOD and iodometric titration. So these were the all important points which we need to know before going for the titration. तो अब एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में बीकर में हमारे पास क्या रहेगा, एक अननोन वीक एसिड या वीक बेस रहेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आप लेंगे वो ब्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, यूजुअली वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। टाइट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे ड्रॉप वाइज बीकर में आएगी। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के, जब भी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस इक्वल हो जाए तो दैट विल बी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच फॉर द एसिड बेस टाइट्रेशन। आपको पहचान में आना चाहिए कि एसिड और बेस फाइंड आउट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एन फैक्टर के बारे में बताया कि यदि एसिड्स आप ले रहे हैं तो वो एसिड कितने H+2 लूज कर सकता है, तो आप उसका एन फैक्टर, वो जितने भी H+2 लूज करेगा वो उसका एन फैक्टर होगा। बेस के केस में जितने OH नेगेटिव आयन वो दे सकता है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ऑलरेडी एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, बैक टाइट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, बैक टाइट्रेशन से ये समझिए कि एक एलिमेंट्स दो से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले भी आपको केस बता चुके हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के केस में उधर क्या बताया था कि A था, B और C से रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो A का जो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट था वो B और C के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के बराबर था। तो बैक टाइट्रेशन वही है कि एक बार आप टाइट्रेशन किया आपने और उसके बाद फिर से टाइट्रेशन किया, दैट इज योर बैक टाइट्रेशन। जो भी रहेगा वो एक्सेस में रहेगा। ठीक, तो इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट इज टाइट्रेटेड विद, सपोज हमारा रिएजेंट क्या है, अननोन रिएजेंट हमारा क्या है, A है। ठीक है, so in this type of titration the unknown value of reagent A is titrated with excess reagent B। ठीक है, एंड फाइनली जो मिक्सचर हमको ऑब्टेन्ड होगा इनके टाइट्रेशन के बाद, दैट विल बी टाइट्रेटेड विद द reagent C।
ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो हमारा रिएजेंट एक्सेस में कौन सा है, बी है, अननोन रिएजेंट क्या है, ए है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले ए और बी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका जो मिक्सचर आएगा, इस मिक्सचर का टाइट्रेशन होगा सी के साथ। ठीक है, तो अब हमको ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट ए। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस में क्या है, बी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। ठीक, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की, तो क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। So this is how you will approach the back titration. एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, 12 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is titrated with 200 ml of .1 molar H2SO4 solution. The resulting solution is back titrated (100 ml of 0.2 molar NaOH solution. Determine percentage purity of calcium carbonate in sample. क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि 12 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टाइट्रेटेड विद 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बैक टाइट्रेटेड विद 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन. सो डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंपल. ठीक है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, बेसिक सॉल्ट है, किससे बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 से मिलकर, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग का जो भी पार्ट होगा सॉल्ट भी आपका वही होगा, तो हमारा ये बेसिक सॉल्ट है. ठीक, सेकेंड थिंग, अब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर आपका NaOH है, मतलब
एसिड जो है दो से रिएक्ट करेगा, एक तो बेसिक सॉल्ट CaCO3 से और NaOH सॉल्यूशन से। अब 12 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब समझिए कि यदि कोई चीज लिखी है सैंपल, इसका मतलब कि वो प्योर का प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पूरा 12 ग्राम नहीं है, उसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या निकालना है कि आउट ऑफ 12 ग्राम में एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। ठीक है, और वही उसका परसेंटेज निकाल लेना है, तो दैट विल बी परसेंटेज प्योरिटी। अब यहाँ पे कैसे करना है, ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं या मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आपको मिली ml में दिया है, मिलीलीटर में। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना दिया है 200 ml इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर H2SO4 का क्या होगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 40 मिली इक्विवेलेंट किसके हो गए आपके H2SO4 के, एन फैक्टर 2 हुआ। ठीक है, फिर आपने क्या किया NaOH के मिली इक्विवेलेंट निकाले, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। यहाँ पे क्या है मोलैरिटी कितनी है NaOH की 0.2, वॉल्यूम क्या है 100, एन फैक्टर कितना हुआ, कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है एक, तो एन फैक्टर इसका 1 हुआ। आपका कितना आ गया ये 20। ठीक है, तो H2SO4 के 40 मिली इक्विवेलेंट्स थे, जिसमें से 20 NaOH के साथ रिएक्ट किए और 20 मिली इक्विवेलेंट्स बचे। यही 20 मिली इक्विवेलेंट्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे होंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि A प्लस B जब रिएक्ट करते हैं एक कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट जो A का है वो मिली इक्विवेलेंट B के बराबर हो जाता है। मतलब जो H2SO4 के रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट है, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज 20। ठीक है, और यही 20 मिली इक्विवेलेंट्स किसके हो गए आपके कैल्शियम कार्बोनेट के। अब आपको 20 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के मिल गए, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 20/1000। अब ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो आप इसके मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल इंटू एन फैक्टर, और कैल्शियम कार्बोनेट की यदि बात कर रहे हैं तो ये आपका सॉल्ट है, और सॉल्ट के एन फैक्टर में बताया कि टोटल कैटायन का चार्ज ले लीजिए या टोटल एनायन का चार्ज ले लीजिए। ठीक है, तो यदि इसको आप डिसोसिएट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो आप लिखेंगे Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, तो या तो +2 या -2, एन फैक्टर 2 होगा एंड एन फैक्टर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का 2, दैट विल बी 20/1000। ठीक है, ये 2 आपका इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 1/2। मोल आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वेट निकाल लीजिए। वेट निकाल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 12 ग्राम में कितना वेट। तो आपने अब फर्दर लिखा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 20/1000 इंटू 1/2। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया आपका 2000, नीचे भी 2000, तो ये कितना आ गया ओवरऑल 1 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। 12 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट का आपका सैंपल था, जिसमें ओरिजिनल कैल्शियम कार्बोनेट आपने कितना निकाला है 1 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 1 आउट ऑफ 12 इंटू 100। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, दिस इज समथिंग 8.3%। So this is your answer. So this is how you approach the question of a back titration. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, आयोडीमेट्री की बात करते हैं। आयोडीआई, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, डीआई से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन होगा किसके साथ, आयोडीन के साथ, क्योंकि आयोडीन की ही बात चलेगी इसमें। ठीक है, तो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन की यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के लिए इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2। आयोडीमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, I2 आपका एक सॉल्यूशन हाइपो से रिएक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज Na2S2O3। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2S4O6 प्लस NaI। So here iodine will be titrated with direct solution of a hypo। अब आयोडीन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हम लोगों ने केस पढ़े हैं कि ए और बी के साथ रिएक्ट करे तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आयोडीमेट्री का अप्रोच कैसे करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। So this is how you will approach the questions for iodimetry titration। फर्दर बात करते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के लिए।
अब हमारा टॉपिक क्या है, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। अब आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में बताया कि इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइट्रेशन अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट इज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है। तो आपका कोई रिएजेंट रहा होगा, सपोज Fe3+, ठीक, एंड इट इज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ Ki, ठीक। एंड लिबरेटेड I2, आयोडीन निकलेगी इससे, एंड लिबरेटेड I2 इज टाइट्रेटेड विद गिवन अमाउंट ऑफ सुटेबल रिएजेंट। तो ये जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, I2 प्लस Fe2+, ठीक है। तो क्या बोला कि लिबरेटेड I2 इज टाइट्रेटेड विद गिवन अमाउंट ऑफ सुटेबल रिएजेंट। तो I2I, यही I2 यहां पे यूज होगी, प्लस Na2S2O3, this will give you Na2S4O6 plus NaI, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट। तो आयोडोमेट्री में क्या हुआ, अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट इज टाइट्रेटेड विद द एक्सेस ऑफ Ki, liberated I2 is titrated with the known value of reagent, and apply the gram equivalent concept and solve the unknown value। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी लिखे हैं कि इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हो रहा है, तो पहले आयोडीन आई है, फिर उसके बाद इसका टाइट्रेशन हुआ है। आयोडीमेट्री में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको अप्रोच कैसे करना है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, फॉर सेकेंड रिएक्शन आप लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, ठीक। अब ये I2 यहां पे गया, ठीक है। इसके मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, इसके और इसके। बताया था फर्स्ट केस बहुत पहले लिखाया था जब केसेस लिखा गए थे कि A प्लस बी रिएक्ट कर रहे थे, एक प्रोडक्ट C प्लस डी फॉर्म कर रहे थे। अब उनके क्वेश्चन हमने कैसे अप्रोच किए थे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ D। तो वही अप्रोच इस फर्स्ट को इक्वेशन के लिए लगाना है, तो आप लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki is equals to मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe3+, ठीक। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली ये कि ये जो केस आप लगाएंगे, ठीक है, सो दिस इज वैलिड ओनली when n factor of I2 is same in all the reaction। important point है, वैलिड ओनली व्हेन n फैक्टर ऑफ I2 इज सेम इन ऑल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे I2 का n फैक्टर देखिए, यहाँ पे आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है, 1 का चेंज, 2 आयोडीन के लिए 2 का चेंज। तो ऊपर वाले रिएक्शन में I2 का n फैक्टर क्या हुआ, 2। यहाँ पे देखिए I2 0 से -1 में जा रहा है, 1 का चेंज, 2 आयोडीन के लिए टोटल 2 का चेंज आया, n फैक्टर I2 का क्या हुआ, 2, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन में जो आयोडीन का आपका n फैक्टर आया I2 का वो सेम है, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कुछ केस, जो नेक्स्ट केस है हमारा, उसमें क्या है कि आयोडीन का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट आएगा, तो उस केस को हम कैसे अप्रोच करेंगे
फर्दर देखते हैं। केस सेकंड देखते हैं, व्हेन n फैक्टर ऑफ I2 इज डिफरेंट। n फैक्टर ऑफ I2 इज डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, when n factor of I2 is different in different reaction, then compare moles, not then compare moles। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कंपेयर नहीं करना है, मोल्स कंपेयर करना है जब n फैक्टर आपके I2 के डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, Fe3 प्लस Ki प्रोडक्ट आपको दे रहा है I2 प्लस Fe प्लस 2। सपोज दिस इज योर रिएक्शन A। नेक्स्ट लिखते हैं I2 प्लस KMnO4 प्रोडक्ट आपको दे रहा है IO3 माइनस प्लस MnO2। ठीक है, अब यहाँ पे I2 का n फैक्टर देखिए। फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से -1 पे गया, 1 का चेंज। 2 आयोडीन है तो टोटल 2 का चेंज। तो n फैक्टर ऑफ I2 इन रिएक्शन A इज 2। सेकेंड रिएक्शन में देखिए 0 से +5 पे जा रहा है, 5 का चेंज। 2 आयोडीन है, टोटल 10 का चेंज। तो n फैक्टर ऑफ I2 इन रिएक्शन B इज 10। मतलब इन दोनों रिएक्शन में जो I2 का n फैक्टर आपको मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो इस केस में आप ग्राम इक्विवेलेंट यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। तो यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं, रिएक्शन हमारी यही है। क्वेश्चन क्या है, इफ मोल ऑफ KMnO4 is X, then find mole of Fe3 plus।
आए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि मोल जो है आपके KMnO4 के X हैं तो आप Fe3+ के फाइंड आउट करिए। इसके मोल दिए हुए हैं आपको, X मोल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए मैंगनीज को यहाँ पे क्या है, +7 पे है, +7 से कहा जा रहा है, +4 पे। चेंज कितने का हुआ, 3 का। एन फैक्टर KMnO4 का क्या हो गया, 3। ठीक है, और मोल आपको क्वेश्चन में दिए हैं X, तो क्या लिखोगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू 3x। क्लियर, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए अपने KMnO4 के, 3x। I2 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, I2 ये वाला इसके साथ तो रिएक्ट कर रहा है, दोनों ही ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, क्योंकि बताया था कि A और B रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों ही ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, 3x। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन B इज इक्वल्स टू 3x। जब आपको I2 के ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो आप इसके मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टर आप देखिए, एन फैक्टर इसका क्या होगा, 0 से +5 एक आयोडीन के लिए, 2 आयोडीन है तो टोटल 10, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 10। तो मोल ऑफ I2 इन B, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 2 हुआ, 2 में चला जाएगा। एन फैक्टर I2 का 10 था B रिएक्शन में, तो मोल कितने हो जाएंगे, 3x/10। ठीक है, ये किसमें है, इन फॉर रिएक्शन B। रिएक्शन में B I2 का एन फैक्टर 10 था। ठीक है, अब बताया था कि क्योंकि एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में I2 के डिफरेंट थे, तो आप मोल्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो मोल्स आपको रिएक्शन B में मिले हैं वही मोल आपको रिएक्शन A में मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मोल ऑफ I2 इन रिएक्शन A इज इक्वल्स टू 3x/10। ठीक है, इसके लिए हो गया फॉर रिएक्शन A। ठीक, अब आपको निकालना क्या था, फाइंड मोल ऑफ Fe3+ आयन। तो अब I2 के क्या निकाल लीजिए, A रिएक्शन में बात करें तो I2 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन रिएक्शन A, I2 का एन फैक्टर फर्स्ट रिएक्शन में 2 था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 दैट इज मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ I2। ये कौन से रिएक्शन के लिए बात हो रही है, A रिएक्शन के लिए। मोल कितने हैं इसके,
3x/10। एन फैक्टर क्या है ए रिएक्शन में 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 3x/5। ठीक है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट I2 के आए, अब रिएक्शन ए की बात आ गई है, तो बताया कि ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी दे रहे हैं, तो चारों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट जो I2 के हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे Fe3+ के। तो आप क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe3+ is equals to gram equivalent of I2 in reaction A is equals to 3x/5। हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, मोल फाइंड आउट करने हैं Fe3+ के। तो इसके आगे जो है ऊपर लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, मोल ऑफ Fe3+ इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3x/5। इसका एन फैक्टर क्या है 1 है। रिएक्शन ए में Fe3+ Fe2+ में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हुआ 1। तो मोल ऑफ Fe3+ क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पे लाएंगे तो 1 लिख देंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा 3x/5। यही आपका आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मोल ऑफ Fe3+ आयन। ठीक है, और इस केस में क्या था कि आयोडीन का जो एन फैक्टर था दोनों रिएक्शन में डिफरेंट था।